जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम लोग करने वाले सेल साइकिल एंड डिवीजन का लेक्चर 2। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के इंटरफेस के सब टाइप्स G1, G2, G0 एंड एस फेज के बारे में। हम लोग इसमें एनसीईआरटी की रीडिंग और हमारे नोट्स की सहायता से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला टर्म है सी वैल्यू। सी वैल्यू क्या आता है? नंबर ऑफ डीएनए प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ सेल इज कॉल्ड एज सी वैल्यू। एक सेल की सी वैल्यू को आप क्या कहते हैं? उसके नंबर ऑफ डीएनए को आप उसकी सी वैल्यू कहते हैं। प्लॉयडी नंबर, अ नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड प्लॉयडी नंबर। प्लॉयडी नंबर आपने ये टर्म के सुने होंगे, जैसे कि एक सेल हैप्लॉयड होता है कि एक सेल डिप्लॉयड होता है। हम लोग डिप्लॉयड सेल्स होते हैं हमारे अंदर डिप्लॉयड भी होते हैं, हैप्लॉयड दोनों भी होते हैं, और ट्रिप्लॉयड भी होते हैं सेल्स, ठीक है ना। हमारे अंदर नहीं होते पर किसी और ऑर्गेनिजम्स में होते होंगे। एग्जाम्पल, एक ह्यूमन के अंदर 23 क्रोमोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट एक सेट। इन ह्यूमन 23 क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट वन सेट हैज हैप्लॉइड, ठीक है ना। एक 23 क्रोमोसोम के एक सेट को हैप्लॉइड कहते हैं। ऑनियन के दो ऑनियन के 2 एंड डिप्लॉइड को हम 16, एक इसके अंदर 16 क्रोमोसोम, यानी एक सेट के अंदर 8 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है ना। हाउस फ्लाई हैज 2 एंड 12 क्रोमोसोम। ये आपके जो ऑरेंज बॉक्स दिया गया एनसीईआरटी में, उसके ये सब आंसर्स है, एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो चलिए, हमने ये इंपॉर्टेंट सम्स देख लिया। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड क्या कहता है? इंटरफेस। इंटरफेस इज द कॉमन फेज फॉर मायोसिस एंड माइटोसिस। मायोसिस और माइटोसिस ये दोनों प्रोसेस के अंदर पाया जाता है कि एक उनका एक कॉमन फेज होता है। जैसे कि हर इसके अलग अलग प्रोसेस होंगे, पर इंटरफेस एक कॉमन होगा। सीक्वेंस इसकी कैसी होती है? पहले G1 से शुरुआत होती है, फिर S और G2 से। इसको आप रेस्टिंग और प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं। ये एक हाई एनर्जी फेज होता है। रेस्टिंग या प्रेपरेटरी फेज मतलब कि अपने सेल डिवीजन जो होता है एंड फेज में होता है, मेन सेल डिवीजन। उसके लिए प्रेपरेशन उसकी इंटरफेस में होती है, जैसे डीएनए सिंथेसिस, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन और उसका स्प्लिटिंग वगैरह वगैरह सब इंटरफेस में होता है। हाई एनर्जी फेज होता है। ये सब करने के लिए उसको बहुत सारी एनर्जी लगती है, इसलिए हाई एनर्जी फेज लगती होती है। अब ये आप इसको डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। ये जो है सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं सेंट्रियोल्स के अंदर। फिर इसके बाद क्रोमोसोम्स है, क्रोमैटिन है, सेल मेम्ब्रेन है। क्रोमैटिन है, जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमैटिन में बदलाव हो जाता है उसका। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। इसका डायग्राम हो गया। आप उसको 5 सेकंड देता हूँ, उस डायग्राम को आप बना लीजिए। 1 2 3 4 5, हाँ। तो सब फेजेस ऑफ इंटरफेस ये हमने आपको पहले ही बताते हैं। G1, S एंड G2 फेज हमने आपको पहले लेक्चर में इसके मतलब हमने सब समझा दिए थे। तो आपको इंटरफेस के बारे में हमने एक ब्रीफ नॉलेज आपको दे दिया है। तो चलिए अगले स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं, जो हमको कह रहा है G1 फेज के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। स्लाइड एक एनसीईआरटी का एक्सर्प्ट है जो हमने निकाला है जीवन फेज के ऊपर, जो नॉलेज दे रहा है हमको उसके बारे में। जीवन फेज corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate the DNA. Synthesis phase marks the period of DNA synthesis and keeps it and or replication which takes place. तो जीवन का जो फेज होता है वो इंटरवल होता है, गैप होता है, गैपन कहते हैं उसको। वो इंटरवल होता है माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। माइटोसिस एम फेज और डीएनए रेप्लिकेशन यानी एच फेज के बीच का जो फेज होता है वो होता है G1 फेज। फिर उसके बाद G1 फेज जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है और वो कंटिन्यूसली ग्रो होता है बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए। वो डीएनए का रेप्लिकेशन कंटिन्यूसली ग्रो करता है बट डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। एस या सिंथेसिस फेज वो होता है जिसमें डीएनए का सिंथेसिस यानी और क्या उसको रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं, वो सब होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए पर सेल डबल, एक सेल के अंदर का एक डीएनए दुगना होता है। हर सेल के अंदर डीएनए के जो उसका जो सी वैल्यू 2C हो जाती है। इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C। हाँ जी, तो ये एक है कि ह्यूमन सेल के अंदर का जो डीएनए नंबर है वो 2C से डिनोट किया जाता है, तो वो डबल होकर 4C हो जाती है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर। जो आपका क्रोमोसोम नंबर है एन क्रोमोसोम नंबर को आप एन से रेफर करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सी के अंदर इफ सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 इन S phase also the number of chromosome remain the same, that is 2n। तो हमने आपको G1 फेज के बारे में एनसीईआरटी की मदद से समझा दिया है। तो इसको हम हमारी नोट्स की मदद से देखते हैं। नोट्स क्या कहता है, चलिए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं।
जीवन फेज को आप क्या क्या कह सकते हैं, हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। जीवन फेज को गैप फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज। इन माइटोटिक फेज के अंदर का जो माइटोसिक फेज की जो, अगर आप वो डायग्राम देखें, जो पिंक और येलो कलर का जो डायग्राम हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसमें अगर आप देखें तो ये जो होता है साइकिल के हिसाब से अगर देखें तो ये माइटोटिक फेज माइटोसिस के बाद आता है, इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। गैप फेज तो कि माइटोसिस और इस फेज के बीच का जो गैप होता है उसको भरने वाला गैप फेज होता है। फर्स्ट ग्रोथ फेज, जब सेल आता है तो उसके अंदर से सबसे पहले उसके अंदर से गुजरता है, तो फर्स्ट ग्रोथ उसकी सबसे पहले वहाँ होती है जहाँ पे उसका जो नंबर ऑफ डीएनए है 2C 4C में कन्वर्ट होता है, इसकी ग्रोथ उस प्रकार से होती है। लॉन्गेस्ट फेज इन इंटरफेज, इंटरफेज जो होता है वो पूरे सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज, और उस सेल साइकिल का इंटरफेज जो होता है सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज, बड़ा फेज होता है। उसमें का भी सबसे बड़ा फेज क्या होगा, G1 फेज। G1 S और G2 और G0 में G1 सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। सेल मेटाबॉलिकली इसमें एक्टिव होता है G1 फेज में। आरएनए प्रोटीन तैयार होते हैं जीवन के दौरान, ठीक है ना। आरएनए यानी आरएनए का मतलब क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कि जो बताएगा उसको मेरी तरफ से कमेंट सेक्शन में हार्ट मिलेगा। तैयार होते हैं जीवन के दौरान। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट्स, एम्बिग्विटी एक एम्बिग्विटी इसके इसलिए लिखी गई है क्योंकि कुछ टेक्स्ट बुक कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट इन जीवन फेज, पर कुछ बोलते हैं कि इसमें नहीं होता है, तो ये एक एम्बिग्विटी है। पर अपनी एनसीईआरटी कहती है कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट्स इन जीवन फेज, इसलिए हम इसी को मानेंगे और इसी को हम हमारे नीट के दौरान याद रखेंगे। सेल ग्रोथ, अब सेल ग्रोथ से कैसे होता है, जीवन फेज की बात या तो वो एस फेज में जा सकता है, जहाँ पे अगर सेल जीवन के एक चेक पॉइंट पे से वो जाता है एस फेज पे या G0 फेज पे। अगर उसको सेल को डिवाइड होना है तो वो आपका एस फेज में जाएगा, पर अगर उसको डिवाइड नहीं होना है तो वो G0 फेज में जाएगा। तो ये जीवन चेक पॉइंट पे ये निर्भर इसका डिसीजन होता है, ठीक है ना। कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, या कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल होते हैं जो नहीं डिवाइड होते या होते हैं, तो वो इस जीवन चेक पॉइंट पे उनका सेग्रीगेशन होता है। तो चलिए अगले हमने आपको एक पढ़ा दिया है पूरा जीवन फेज क्या होता है, गैप फेज, गैप फर्स्ट ग्रोथ फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक क्यों, आफ्टर एम फेज आता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है ये। इंटरफेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, आरएनए प्रोटीन बनते हैं, सेल ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन होता है, पर एक एम्बिग्विटी है टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है ना। सेल ग्रोथ का कैसा होता है, G0 फेज और एस फेज। G0 फेज जहाँ सेल डिवीजन नहीं होता है, एस फेज जहाँ सेल डिवीजन होता है, कहाँ पे निर्भर डिसाइड होता है, जीवन के चेक पॉइंट के ऊपर। तो हमने आपको जीवन फेज पूरा करा दिया है। तो चलिए अगले स्लाइड पर पढ़ते हैं, जो हमें एस फेज के बारे में एनसीईआरटी से पढ़ के देखते हैं। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन न्यूक्लियस। जो एनिमल फेज के अंदर जो एस फेज होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज यानी सिंथेसिस के फेज में होता है, इसलिए हम डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस को डीएनए के सिंथेसिस का भी प्रोसेस कहते हैं। ये होता है न्यूक्लियस के अंदर स्टार्ट होता है। इट एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। द सेंट्रियोल जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर डुप्लीकेट होता है, और एस फेज डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन्स एंड सिंथेसाइज एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन बनता है और माइटोसिस की प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहती है। तो ये सब जो है ना एक कोऑर्डिनेटेड वे में पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जो हमें एस फेज के बारे में और ब्रीफली हमको बताएगा। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये बढ़ के ले रहा है आगे, हाँ बढ़ गया। S phase. S phase is also called as the DS synthesis phase. A DNA replication nucleus in eukaryotes and cytoplasm in prokaryotes. जो टेक्स्ट बुक के अंदर बोल रहे थे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस जो होता है प्रो यूकैरियोट्स की न्यूक्लियस में, और साइटोप्लाज्म और प्रोकैरियोट्स में आपका ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए की वैल्यू होती है C। तो ह्यूमन में कैसा होता है, ह्यूमन सेल्स के अंदर ये वैल्यू 2C होती है, तो 2C का क्या कन्वर्ट हो जाता है डबल 4C। और आपका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कांस्टेंट रहता है, 2n का 2n ही रहता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड ये 2 है 2C, ये का सिंथेसिस एस फेज होकर ये 4C बन जाएगा। पर आपका जो ए आपका वैल्यू होगा, ए इस ये एक क्रोमोसोम है और ये एक ही क्रोमोसोम है, A'1, ए अगर एक है तो A' भी एक ही रहेगा। इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी देखते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
अगला स्लाइड है हिस्टीन प्रोटीन विच इज हेल्पफुल फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हिस्टीन प्रोटीन जो होता है जो डीएनए की पैकेजिंग, जब आपका डीएनए का वो होता है आपका क्या कहते हैं स्प्लिट डॉटर सेल की स्प्लिटिंग होती है तो डीएनए को आपको कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, तो उसकी पैकेजिंग के लिए आपके पासिंग ऑफ द डीएनए के टाइम पे जब उसकी पैकेजिंग होती है तो उसके लिए हिस्टीन प्रोटीन लगता है, तो आपका एस फेज के अंदर हिस्टीन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर डुप्लीकेट होते हैं। जो सेंट्रियोल्स की देखिए जो सेंट्रियोल्स है ए एक सेंट्रियोल है तो उसका डुप्लीकेट होके क्या है ए डैश और ए डबल डैश बन के एक दो सेंट्रियोल्स बन रहे हैं। तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं G2 फेज के बारे में। G2 फेज और G0 फेज। G0 फेज हमने आपको जो बताया था ना कि आपके जिसमें सेल का डिवीजन नहीं होगा वो G0 फेज, ठीक है ना। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। G2 phase, G2 phase is the pre-mitotic phase occurring before mitosis। pre-mitotic इसलिए क्योंकि अगर आप जो वो डायग्राम हमने फर्स्ट, आप वो डायग्राम को साथ में ही रखिए क्योंकि ये डायग्राम ये लेक्चर में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। हम आप ये बीच बीच में डायग्राम को भी हम बीच बीच में डाल देंगे, ठीक है ना। लेक्चर के अंदर हम स्लाइड्स में हम बीच बीच में डायग्राम अगली बार से डाल दिया करेंगे। हमसे आज गलती होगी, आज हम नहीं डाल पाए। अब प्री माइटोटिक फेज, इस डायग्राम को रेफर करके देख सकते हैं आप। जो साइकिल का जो होता है प्री माइटोसिस चालू होने से पहले के फेज को G2 फेज यानी गैप टू फेज कहते हैं। आपके एस फेज और माइटोटिक फेज के बीच का गैप भरते हैं इसलिए इसको गैप फेज के G2 गैप टू फेज कहते हैं। प्री माइटोटिक क्योंकि ये माइटोसिस से पहले होता है इसलिए प्री माइटोटिक फेज होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है जो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। आरएनए और अदर प्रोटीन भी इसमें प्रोड्यूस होते हैं। आरएनए का मतलब याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, जो बताएगा उसे मेरे तरफ से हाथ मिलेगा। ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेकंड ग्रोथ ऑन गैप फेज, ठीक है ना। ये होते हैं G2 के बारे में एक थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी हो गई। तो चलिए अगले स्लाइड पे हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फेज दैट इज G0 फेज। G0 फेज एक ऐसा फेज है जिसके ऊपर नीट के अंदर अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, G0 फेज के बारे में पढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। Some cells in adult animal do not appear to exhibit division, example heart cell। तो adult animals के अंदर कुछ सेल होते हैं जो डिवीजन नहीं दर्शाते हैं। एग्जाम्पल अपना हार्ट यानी हृदय के जो सेल्स होते हैं वो अपना सेल डिवीजन नहीं करते। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओकेजनली, कुछ मतलब अगर जरूरत लगी तो ही डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगे। एज टू नीडेड रिप्लेस द सेल दैट हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू इंजरी और सेल डेथ। अगर सेल की इंजरी हुई या सेल का वोर्न आउट हो गए, डेथ हो गई सेल्स की, तो वो अपने आप को रिप्लेस करने हेतु वो डिवाइड हो गए। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, एग्जिट दे, जो सेल अगर उनको नहीं उनकी जरूरत है तो वो एग्जिट कर लेते जीवन के चेक पॉइंट से एंड एंटर एन इनएक्टिव फेज कॉल्ड द क्वेसेंट स्टेज और द G0 फेज ऑफ दिस सेल साइकिल। तो G1 के जो चेक पॉइंट्स है उनको अगर उनको जरूरत है तो उनको जरूरत नहीं है डिवाइड होने की तो वो उस साइड से निकल जाएंगे और क्वेश्चन स्टेज यानी G0 फेज ऑफ सेल साइकिल में चले जाएंगे। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव यानी उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है पर उनके प्रोफिल रेट यानी डिवीजन नहीं हो रहा है अनलेस कॉल ऑन टू डू सो। अगर उनको कहा गया, उनकी जरूरत लगी डिवीजन की तो वो तब जाके प्रोफिल रेट यानी डिवाइड होगे, नहीं तो नहीं होगे, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। अगेंस्ट दिस प्लांट्स जो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। तो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल के अंदर ही माइटोटिक डिवीजन होता है, वेरास प्लांट्स के अंदर बहुत हाइप्लॉयड और डिप्लॉयड में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। फ्रॉम ए रिकलेक्शन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ प्लांट आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीशीज एंड स्टेजेस माइटोसिस इन हैप्लॉयड सेल। इस क्वेश्चन को हम हमारे नोट्स की मदद से हम हमारे इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे हमारे नोट्स की मदद से, ठीक है ना जी। तो चलिए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, G0 के बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं नोट्स की मदद से। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। G0 फेज को आप क्वाइसेंट फेज भी कहते हैं। सेल फ्रॉम G1 फेज विच डू नॉट डिवाइड एग्जिट्स द G1 फेज एंड एंटर अनदर इनएक्टिव फेज कॉल्ड G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्वाइसेंट फेज भी कहते हैं जिन सेल्स को डिवाइड नहीं होना होता है वो सेल G1 फेज के चेक पॉइंट से अपने आप को एग्जिट ले लेते हैं और वो G0 फेज के अंदर आ जाते हैं। सेल हियर आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट दे डू नॉट प्रोफिलेट और डिवाइड, ठीक है ना। जो सेल अपने यहाँ पर प्रोफिलेट की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा मिस्टेक को माइंड मत कीजिएगा। तो जो सेल होते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं पर वो डिवाइड नहीं होते।
Thus this phenomena is called differentiation, ठीक है ना. The cell function as a reserve cell. सेल अपने आप को एक रिजर्व सेल की तरह होते हैं, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं पर वो सेल डिवीजन नहीं करते. इट डजंट एग्जिस्ट फ्रॉम द सेल साइकिल. ये सेल साइकिल के अंदर ही होता है. नीट 2016 में प्रश्न पूछा गया था कि क्या ये सेल साइकिल से एग्जिट हो जाता है, पर ये नहीं. बट इट जस्ट रिमेन सस्पेंडेड एंड रिमेन साइलेंट, ठीक है ना. It can be back from G or not G0 to G1 phase. If needed, it can come back from G0 to G1 phase, and this process is called differentiation. Loss of G0 फिर इसके बाद इसकी ना एक डिजीज भी होती है. इसमें एक डिफिशियंसी होती है. अगर G0 फेज का एक्सेस हो जाए तो क्या होता है, हम आपको अगले स्लाइड में बताते हैं. इस पर लिखा भी है हमने नीचे. लॉस ऑफ G0 फेज मेड लीड टू अनसर्टन डिवीजन ऑफ अनकंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ सेल कॉजिंग कैंसर. कैंसर क्यों होता है, क्योंकि आपके सेल कंटिन्यूस डिवाइड होते हैं, वो एक स्टॉप नहीं लेते, ठीक है ना. तो G0 फेज में लीड टू अनकंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ सेल कॉजिंग कैंसर. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आपको आज का लेक्चर आपको मज़ा भी आया होगा. तो चलिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही. अगले लेक्चर में हम एंड के बारे में और पर ज़्यादा पढ़ेंगे. हमने इंटरफेस ख़त्म कर लिया है. तो आई होप आप लोग आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर. तो चलिए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग विद डेली डोज ऑफ बायोलॉजी. थैंक यू.